बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद है जनाब फयाज रामे साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बानो कत्ल केस के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। बेशुमार एविडेंस, बेशुमार इंतहाई अहम तरीन चीज़ें हमें आपके सामने रखी थी। लेकिन एक और बानो जैसे ही वाक़या बिल्कुल पंजाब के अंदर सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि दारुल खिलाफा से तकरीबन चंद किलोमीटर के फासले के ऊपर रावलपिंडी में एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया। इसमें एक 19 साला लड़की जिसका नाम सिद्रा था, उनके साथ भी बिल्कुल बानो जैसा सलूक किया गया। हमारे बहुत से मीडिया पर्सन ने इस चीज़ को ब्रीफ भी कर चुके हैं, बाकायदा इस चीज़ के हवाले से रिपोर्ट भी कर चुके हैं। वाक़या असल में हुआ कैसे और अब इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है, रामे साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये रहनुमाई करेंगे। रामे साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया कुलैश साहब, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया। जी ठीक है। अच्छा राम साहब, मेरा आपसे सवाल ये, मैं आपको जस्ट एक छोटा सा साको सबाक आपके सामने रख देता हूँ और उसके बाद फिर आगे आप फर्दर गुफ्तगू करेंगे। हुजूर वाला, एक लड़की जिसकी उम्र 19 साल है, उनकी शादी होती है जनवरी में। एक बंदा जिसका नाम ज़ियाउर रहमान है। तकरीबन कुछ 6-7 महीने उनकी शादी चली और उसके बाद अब हुआ कुछ यूं कि वो लड़का खुद आकर पुलिस के सामने एक FIR कटवाता है और उस FIR के अंदर वो ये लिखता है कि मैं पीर बधाई की मार्केट में कपड़े का सेलमैन हूँ, कपड़े का काम करता हूँ। मैं रात को घर आया तो मेरी वाइफ वहाँ पे मौजूद नहीं थी, बल्कि वो जेवरात लेकर चली गई। मैंने उसको तलाश करने की कोशिश की तो मुझे ये पता चला कि उस्मान नामी एक शख्स है, वो उसके साथ कश्मीर चली गई है। तो उसके बाद यानी इसी हवाले से ये उसका मुद्दा था और उसके बाद फिर उन्होंने थाने के अंदर बाज़ाबी की दरख्वास्त दायर की। असल में वाक़या हुआ ही ऐसे था कि वो खातून शादीशुदा थी लेकिन वो किसी दूसरे के साथ चली गई थी। अब मामला ये है कि खातून को वापस लाया गया। वापस लाने के बाद रावलपिंडी में एक जिरगा बैठा और उस जिरगे के अंदर सरदार साहब ने यह फैसला किया और उस सरदार साहब का ताल्लुक इस वक्त हुकूमती जमात से है। सरदार साहब का नाम भी मेरे पास मौजूद है लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो सका। वो हम आपके सामने रखेंगे कि वो सरदार कौन है और उसका क्या हिसाब किताब है। बहरहाल इतना आपको बता देता हूँ, हुकूमती जमात से उस सरदार साहब का ताल्लुक है। उस सरदार साहब ने यह फैसला किया कि ठीक है, इस लड़की को ख़त्म कर दें, अब इसको इस दुनिया जहान में रहने का हक नहीं है। और उसके बाद फिर ऐसा किया गया, उसके खामंद ने उस लड़की को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद मकामी कब्रिस्तान में जो वहाँ का एक बंदा था कब्रिस्तान की निगरानी करने वाला, उसके साथ मिलकर रात के अंधेरे में दफन किया गया और फिर वहाँ पे जो निशानात थे उनको भी मिटाए गए। जब पुलिस को ये दरख्वास्त दी गई बाज़ाबी के हवाले से तो पुलिस को शक हुआ कि आखिर ये मामला है क्या, और उसके बाद फिर ये ऐसा ऐसा मामला खुला और ये ऐसा ही हुआ कि वो जिरगे की वजह से वो लड़की कत्ल हुई है। यानी हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान में बानो कत्ल केस के हवाले से, उसके ऊपर भी हम आपको ब्रीफ करेंगे। लेकिन बानो जैसा वाक़या पाकिस्तान के एक अहम तरीन शहर के अंदर हुआ है। राम साहब, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस हवाले से कुलैश साहब सिर्फ यही कहूँगा कि देखें, जिस तरह से आपने कहा कि ये एक और वाक़या एक अहम तरीन शहर में हुआ है और पार्लियामेंट भी साथ ही है, और पार्लियामेंट में बैठे लोगों का काम होता है कानून साजी करना और अदालतों में बैठे लोगों का काम होता है उस पर इम्प्लीमेंट करना। तो अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक डील करते हैं फंडामेंटल राइट को। वो इस चीज़ की गारंटी देता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, हर सिटीज़न का ये फंडामेंटल बुनियादी हक है कि उसकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो अपनी आज़ादाना मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेटली डी चौक में बैठे, पार्लियामेंट में बैठे लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो चुके हैं और इंसान की ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यही वजह कि इस तरह के जो दरिंदे हैं ये अपने आप को कितना पावरफुल समझते हैं। आपने कभी सोचा है? हमने तो ये सुना कि जी कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, लेकिन अगर कानून के हाथ लंबे हैं तो वो किधर हैं? ये इस तरह के जो दरिंदे हैं वो इतने पावरफुल हैं कि उन्हें ना दारुल खिलाफा में बैठे हुए ना किसी पुलिस का डर है, ना किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का डर है, ना किसी अदालत का डर है,
ना किसी और अथॉरिटी का डर है, और वो एक बंदे की, एक खातून की जान लेने का ऑर्डर सादर फरमा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त पुलिस ने तकरीबन कोई 8 से 10 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब किन को गिरफ्तार किया है, क्योंकि सरदार साहब तो गिरफ्तार होने नहीं है, वो हुक्मरान जमात से उनका ताल्लुक है। बहरहाल अभी उसका नाम मैं जानबूझकर आपके सामने नहीं रख रहा, क्योंकि नाम उनका सामने आ चुका है। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि जो इंस्पेक्टर शब्बीर हुसैन साहब हैं, उन्होंने बाकायदा इलाका मजिस्ट्रेट को ये दरख्वास्त दी कि कबर कुशई की जाए। आज उस लड़की की कब्र कुशई होनी है और उसके बाद फिर ये उसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद फिर ये पता चलेगा। आमिर साहब, मुझे आप ये बताएं कि यानी ये प्रोसेस जब कानूनी मुकम्मल होगा, इस पर कौन कौन सी दफात लग सकती हैं और इसके बाद फिर मुकदमा कैसे चलाया जाएगा, यानी इसका सद्देबाप कैसे हो सकता है कानूनी हवाले से? देखें कुलाची साहब, ऐसे जो केसेस होते हैं ना, ये बेसिकली ब्लाइंड मर्डर हैं। ऐसे जो क्रिमिनल्स होते हैं ये बहुत शार्प होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड, क्रिमिनल माइंडेड किस्म के लोग होते हैं, जो ऐसे तरीके से कत्ल करते हैं कि कोई गवाह, कोई सबूत, कोई क्लू बाकी ना रहे। अब एक अंधेरी जगह पे जाकर मर्डर किया गया जिसमें कोई विटनेस अभी तक सामने नहीं आया। बिल्कुल। अगर विटनेस होता तो वो उस वकूए को रिपोर्ट करता या उस वकूए को होने से रोकता, ठीक है। तो कोई ऐसा, अब डेथ होने के कई दिन बाद ये वकूआ रिपोर्ट हुआ। जिस तरह बानो केस में 2-3 महीने के बाद एक वीडियो वायरल होती है तो पता चलता है। अब इतनी देर में जो एविडेंस होते हैं वो वैनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो अब ऐसे सिनेरियो में ये ब्लाइंड मर्डर है, कब्र कुशाई कराई जाएगी, उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, मेडिकल केमिकल सर एग्जामिनेशन। ये तकरीबन जो वाक़या है 17 और 18 जुलाई को लड़की को कत्ल किया गया उसकी रात को, तो अब तकरीबन अगर बात की जाए तो तकरीबन कोई 10 एक दिन को राउंड अबाउट तो हो चुका है। उससे 10 हाँ, दिन, जी जी 10 दिन। अगर 10 से कम कर लें, वैसे कोई 7-8 दिन तो हो चुके हैं, तो अब इसका क्या पोस्टमार्टम में सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ जाएंगी? ऐसी सूरत हाल में जो बॉडी है ना वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, और इसका फिजिकल जो वायलेंस के साइन है वो नहीं पता चल सकता, क्योंकि आपकी स्किन उस पोजीशन में नहीं रह सकती, टिश्यू आपके ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। तो आप ये नहीं तयन कर सकते कि आपकी जो स्किन के ऊपर किसी किस्म के वायलेशन के, वायलेंस के कोई निशान आते तशद्दुद के या नहीं। अब ऐसी सूरत हाल में बोन जो है उसको चेक किया जा सकता है, फ्रैक्चर है या नहीं है, और वो अगर फ्रैक्चर है कितनी पुरानी है, किस तरह की वेपन यूज़ होने से वो फ्रैक्चर हुई है। अगर किसी किस्म का बोन फ्रैक्चर आ जाता है उसका गला देखा जा सकता है। इस तरह के सिम्टम्स, और इसके अलावा उसके नाखून, उसकी हड्डियों का एग्जामिनेशन किया जा सकता है कि कितनी देर पहले इसकी मौत हुई है, पॉइजन वगैरह से तो नहीं, ड्रग वगैरह से तो नहीं हुई, और जो उसके मैदे में, स्टमक में जो चीज़ें अगर कोई हुई तो वो उसका केमिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है कि इसको कोई पॉइजन या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं दी गई। बहरहाल ये सारा का सारा केस सरकमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर बेस करता है, वाक़याती शहादत के ऊपर बेस करता है, या इसमें कोई ऐनी शहाद आ जाए सामने जो इस वकूए को रिपोर्ट करे। तो अभी फ़िल वक़्त तो ये सारा का सारा सरकमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर केस करता है, और इसके लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की टीम चाहिए होती है जो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को समझती हो। यहाँ पे तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी ऐसे होते हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन के स्टैंडर्ड का ही नहीं पता होता, और इस तरह के केसेस में इंतहाई नाअहल किस्म के सब इंस्पेक्टर को सौंप दी जाती है जो ख़ुद ही इतना एक्सपर्ट नहीं होता, जो फोरेंसिक एविडेंस से वाकिफ़ नहीं है, जो इस तरह की चीज़ों से ख़ुद इतना एक्सपर्ट नहीं है। ऐसे मामलात में ऐसा कोई होना चाहिए जिन्होंने प्रोसिक्यूशन से ट्रेनिंग ली हो, इन्वेस्टिगेशन की, और उसके बाद एक्सपर्ट लोग हों जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस का जो प्रोसीजर है उसको बड़े मोहतात एहतियात के साथ केयरफुल तरीके से उसको पूरा करें, ताकि कोई ऐसा एविडेंस सामने आए जिससे ये इस्टेब्लिश हो कि ये एक मर्डर है, और डायरेक्ट एविडेंस हो, कोई विटनेस की सूरत में, कोई सीसीटीवी वीडियो की सूरत में, अदर मेडिकल में कोई चीज़ ऐसी सामने आ जाती है, कब्र कुशाई जहाँ पे ये कोई वेपन वहाँ से कोई ऐसा रिकवर हो जाता है। तो ये जब 10 दिन गुजर जाते हैं ना तो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं जिससे अक्यूज़ को बेनिफिट मिलता है। ठीक। कल ये रामे साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े उस तरीके से वजाहत वो दे रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये बलूचिस्तान नहीं है, ये पंजाब है, और इस वक्त पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा के लिए ये एक इम्तिहान है, क्योंकि हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि उस सरदार का ताल्लुक हुकूमती जमात से है। हमने जब ये वाक़या बलूचिस्तान का हुआ था तो हमने सरफराज भुगटी के ऊपर बेशुमार सवालात उठाए थे। सरफराज भुगटी साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर ये कहा था कि हमने एक मिनट भी देर नहीं की उस सरदार को गिरफ्तार करने के लिए, और उन्होंने वाकया बिल्कुल उन्होंने उस सरदार को गिरफ्तार भी किया। हालांकि हमारे ज़राए ने इस चीज़ की तस्दीक किया कि सरफराज भुगटी साहब के ऊपर
बेपनाह किस्म का प्रेशर था कि आपने सरदार शेरबाज को गिरफ्तार नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गिरफ्तार किया और वो अप्रिसिएशन उसको बनती है। लेकिन यहाँ अब इम्तिहान जो है वो मरियम नवाज से वाक़ा है, जो हमेशा ये कहती है कि इंसाफ और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कहती फिरती हैं इश्तिहारात की शक्ल में भी और वैसे भी, लेकिन यहाँ अब उनका इम्तिहान जो है वो शुरू है। अगर ये इस किस्म की रविश पंजाब के अंदर ये चल पड़ी तो फिर बाकी जो दूर अफ्तादा अजला हैं तो फिर उनमें तो कुछ भी होता रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो अब इस केस के अंदर भी हमारे बहुत से मीडिया पर्सन हैं, इवन के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं वहाँ पे भी मैंने देखा एक दो के अंदर इस वाक़े का जिक्र हुआ है। यकीनन इस वाक़े का जिक्र भी होना चाहिए और इस किस्म के वाक़यात का सद्देबाब करना चाहिए। जब कानून की हुक्मरानी होगी तो यकीनन सद्देबाब होगा। बट इस केस के हवाले से ये अब तक की अपडेट है। मज़ीद इस हवाले से जो चीज़ें मेरे तक पहुँचेंगी बर वक्त मैं आप तक पहुँचाऊँगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।